in spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. Oh yes, sure, I will speak. So, just gently, some bullets will have to be remembered. हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि बार-बार 8 साल पहले का यूपीए का क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, बात करने का आवश्यकता नहीं है। हम बोल सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, शायद और बेहतर कर भी सकते हैं, मगर हम क्यों बार-बार उसको जिक्र करना चाहिए? क्योंकि उसका इंटेंसिटी क्या है? एक ही था पैंडेमिक भी नहीं है, वो एक फेड का प्रॉब्लम था, यूएस रेट बढ़ा दिया, उनका लिक्विडिटी कंप्रेस करने के लिए कोशिश किया, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम था, उसके असर इतना पड़ा कि भारत देश फ्रजाइल 5 देश में एक हो गया था 2013 में। मगर अब तो हम झेल रहे हैं पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, चाइना में जगह जगह पर लॉकडाउन, और आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा। फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए। इसीलिए मैं उदाहरण कोट करना चाह रही हूं सर। रिटेल इन्फ्लेशन वाज मोर देन 9%, अभी 7% है। 7 से कम होने के ही प्रयत्न हर बार हुआ है, 2 बार उसका अच्छा नतीजा भी पहुंच गए, मगर 9% से ज्यादा 28 मंथ्स को आप एक इकट्ठा करके देखेंगे, उसमें 22 मंथ्स में 9% से ज्यादा था यूपीए के कार्यकाल में, 9% से ज्यादा। अभी जब हम 7 में हैं और 7 से नीचे कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया इन्फ्लेशन, आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन? 22 मंथ्स को आपने 9% से ज्यादा रखा इन्फ्लेशन, वो याद करिए ना प्लीज एक बार। फिर इन्फ्लेशन उसी समय में डबल डिजिट्स में गया, 10% से ज्यादा में गया। 9 बार यूपीए सरकार के समय 9 बार डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन। वो भी याद करना चाहिए जब हमें मांग रहे हैं कि 7% से कम होने क्यों नहीं हो रहे। करो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मोदी जी ध्यान रख रहे हैं उन सब के ऊपर, जरूर करेंगे, मगर आप 22 मंथ्स में दानिश जी, आप उठकर सही प्रश्न पूछे। ओ ठीक है सर, उनका नाम अगर दोबारा उठेंगे तो नाम ठीक है सर। डिलीट कर दो सर। इसीलिए हमें चुना, इसीलिए मोदी जी को वोट मिला, और इसीलिए कि वोट भी मिला, स्टेबल गवर्नमेंट भी मिला, 7% से नीचे ही रख रहे हैं हम इन्फ्लेशन को। जो जनता के ये एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार वोट दिया, उसके अनुसार ही हमारा डिलीवरी भी हो रही है। याद रखना चाहिए सर, इतना तेज आकर के नहीं क्या चल रही है, 7%, 22 मंथ्स 9% से ज्यादा, 9 बार डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ये करने वाले सरकार थोड़ा सोच समझ करके हमारे ऊपर आरोप डालना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं इन्फ्लेशन के ऊपर और बोल सकती हूँ सर, मगर समय भी हो रहा, आगे बढ़ती हूँ। अरे 7 से कम हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। समस्या है। माननीय स्पीकर सर, मैं दोबारा, क्योंकि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदिर जी एक, हाँ ठीक है, पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट का नाम लेकर के बोले कि देखो इन्होंने ऐसे आपके खिलाफ बात की है। सर, इनको आदत है एक आध इकोनॉमिस्ट का ही नाम लेंगे, बाकी दुनिया में इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं लेंगे।
हाँ, उनके आदत है। और ये भी है कि उन्हीं इकोनॉमिस्ट के बारे में, उनका टिप्पणी के बारे में ही जिक्र करते रहेंगे, जैसे अभी एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिए। मगर कौशिक बासु जी के नाम लिए, और हाँ, रघुराम राजन भी है, क्योंकि वो उन्होंने बोल दिया। मैंने सोचा एक बार रघुराम राजन जी का बयान एक बार ध्यान दिलाएंगे। हाँ, वो भी सही बात है। खुद अधीर रंजन जी इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। सर, शनिवार के दिन रघुराम राजन जी ये बात बोले कि आरबीआई ने अच्छा काम किया। RBI has done a good job in increasing the foreign exchange reserve in India, insulating India from problems being faced by neighboring countries such as Pakistan and Sri Lanka. So Pakistan, Sri Lanka का जो problems है, वो problems हमें नहीं होने देना चाहिए। ऐसे करके RBI ने अच्छा काम किया है, ये उनका टिप्पणी। और ये भी है, differentiating India from its vulnerable neighbors, Sri Raghuram Rajan further added that New Delhi is less indebted, calling it a good sign. मैंने अभी debt to GDP figures पढ़ा, numbers भी पढ़ा आपके सामने, उसका रघुराम राजन जी भी जिक्र कर रहे हैं। जो दिल्ली, न्यू दिल्ली के सरकार डेट को कम रखना अच्छा काम किए हैं, और भी किए। माननीय, प्लीज एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आप हर सेकंड में उठना ये उचित नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बिल्कुल नो, गलत तरीका आपका है। आप माननीय मंत्री जी, सर, रघुराम राजन ने ये भी कहा है, we have sufficient foreign exchange reserves. RBI has done a good job in increasing the reserves. We are not having problems like Sri Lanka and Pakistan. Our foreign debts are also less. इतना स्पष्ट बोले। नो प्लीज, तरीका ठीक नहीं है बिल्कुल। आप मंत्री जी उनकी बात पर मत कहिए, मैं ठीक है, देख रहा हूँ सब चीज। ठीक है। और इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत चिंता कर रहे हैं आदिर रंजन जी। रघुराम राजन दोबारा इस विषय में क्या बोले? At present, there is inflation all over the world. RBI is increasing interest rates, which will help in reducing inflation. Most inflation is in food and fuel. As we can see, food inflation is coming down in the world and will decrease in India also. Sir, ये RBI के तरफ के असेसमेंट रघुराम राजन जी ने बोला, और उससे ये भी समझ में आ रही है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ है और इन्फ्लेशन भी भारत देश में कम ही हो रही है। मगर but of course he did not say about measures we have taken from the government, from the Ministry of Finance, to reduce the cost of imports on, say, like edible oil, masoor dal, and so on. मैं उसको जिक्र करना चाह रही हूँ सर। Central government has reduced customs duty on crude palm oil from 35.75, Adir ji suniye, 35.75% to first 8.25, and now to 5.5% only. So, drastically bringing down the duty and making it possible to bring edible oil, in this case palm oil, so that common people
and their edible prices, oil prices can come down. On sunflower and soya bean oil, both of which largely come from Ukraine and Russia, we have also sourced it from other countries. The customs duty has been reduced drastically from 38.5% to 5.5%. We've taken out the customs duty so that कम दर पर edible oil भारत देश में पहुंचे, जनता को सस्ते में edible oil मिले. Second, sir, TRQs मतलब rates और tariff rate and quota restrictions आमतौर पर होता है. Nearly for 20 lakh metric ton of sunflower and soya bean oil, TRQ has been made nil. आप जितने चाहे इंपोर्ट करो, ड्यूटी बिल्कुल जीरो में इंपोर्ट करो, जिससे सस्ते में सोयाबीन ऑयल भी आएगा, सनफ्लावर ऑयल भी आएगा. सो स्टेप्स क्या आपने उठाया प्राइसेस कम करने के लिए? एक एक करके मैं बोल रही. नेक्स्ट, the prices of edible oil have corrected sharply in June compared to May, with maximum decline of 18.1% coming in palm oil prices. The other categories are sunflower oil, soya bean, groundnut, mustard, and vanaspati have also seen correction in the range of 1.7%, 1% to 7% in the last 1 month. Sir, सर, मुझे दुख लग रहा है, बाहर जाकर के प्राइस राइज के ऊपर सरकार भाग रही है, डिबेट नहीं कर रही है. कहने वाले कांग्रेस आज जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है. बाहर वो भाग रहे हैं बाहर. जवाब सुनने का क्षमता तक नहीं है उनको. यही लोग पिछले एक सप्ताह से करो बहस. चलिए माननीय मंत्री जी, what have I done? They can go out, I should say. Sir, customs duty on masoor has been reduced. माने सर प्लीज बैठिए. प्लीज बैठिए सर, बैठिए. मैडम प्लीज बैठिए. माननीय मंत्री जी. सर, पिछले पूरे सप्ताह सर
पिछले एक सप्ताह और उससे पहले से भी प्राइस राइज के ऊपर चर्चा मांगने वाले कांग्रेस और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बार बार बोल रहे थे कि जब तक मेरा हालत कोविड से वापस आऊंगी तब तक प्लीज सह जाइए, फिर करेंगे, आपकी अनुमति से आज हो रही है। और उसके लिए मेरा शुभकामनाएं देने वाले अधीर रंजन जी, प्लीज आप स्वस्थ रहो वगैरह, वो जवाब सुनने को तैयार नहीं है, निकल गए, पूरे कांग्रेस निकल गए सर। एक विषय अंदर और बाहर जाकर के दूसरे, जब चर्चा हो रही है वो नहीं रहते इधर, और बाहर जाकर सरकार भाग रही है, सुनने वाले नहीं है, चर्चा करने को मन नहीं है। अरे चर्चा तो हो रही है अभी। कांग्रेस का द्विगला दोहरा चरित्र इससे स्पष्ट हो रही सर। और कदम हमने उठाया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। मसूर दाल का कस्टम्स ड्यूटी भी जो 30% तक था इंपोर्ट करने की, क्योंकि दलहन का बहुत ही सपोर्ट हम दे रहे हैं, किसान हमारे देश में दलहन अच्छा उत्पादन करें, इसलिए हाई ड्यूटी था 30%। मगर आज क्योंकि हमें दलहन भी चाहिए, मसूर दाल चाहिए, इसीलिए वो 30% से लेकर के आज 0 में आ गया है। मसूर दाल इंपोर्ट कर सकते हैं, सस्ते में मिलेगा। फिर आप सीनियर नो, माननीय मंत्री जी, ठीक है सर। नो नो नो, ऐसे बीच में नहीं। आप माननीय मंत्री, आप सर सो दैट इज वाई सर, नहीं ठीक है, ठीक है। No, I fully recognize, I understand your question. All right. All right. सर, आज का इस परिस्थिति में, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करना है, तुरंत करना है, पिछले 2-3 साल से प्रधानमंत्री जी दलहन के लिए, तिलहन के लिए बहुत ही सारे कोशिश कर रहे हैं, हर स्टेट में हर मंत्री के साथ बात करके इसको विस्तार करने के लिए, उत्पादन विस्तार करने के लिए। फिर भी क्योंकि आज हम प्राइस के विषय में चर्चा कर रहे हैं और तुरंत हमें जनता को सस्ते में पहुंचाना चाहिए, इसीलिए इंपोर्ट को अलग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमारे किसान के खिलाफ हम जा रहे हैं। हमारे किसान को जितने भी प्रोत्साहन देना है, जितने भी बोनस वगैरह देना है दलहन और तिलहन के लिए, वो जरूर करेंगे। Sir, similarly, customs duty on steel was rationalized significantly. I know Pinaki ji raised an issue. I will address that. Further, customs duty was also exempted on iron and steel scrap, while customs duty was also rationalized on copper scrap. ये क्यों important है? MSME का रॉ मटेरियल में उनको प्राइसेस हाई जाने में, उनको उनके बिजनेस करने में बहुत ही दिक्कत था, वो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत मिला, इसीलिए उनके रॉ मटेरियल सस्ते में मिलने के लिए कस्टम्स ड्यूटी इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हटाया गया। फिर कस्टम्स ड्यूटी हैज आल्सो बीन एग्जेम्प्टेड ऑन कोल, मेट कोक, कोकिंग कोल एंड फेरो निकल। ये सब भी स्टील इंडस्ट्री को भी चाहिए, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी चाहिए, उनको उनके सुविधा के लिए उन विषयों में भी कस्टम्स ड्यूटी ने कम करवाया, हमने कस्टम्स ड्यूटी को कम करवाया। फिर स्टील प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में अभी गिरावट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10%, आई थिंक ऑलमोस्ट 1/10 उसमें कमी हुआ है, क्योंकि we have reduced the rates of the duties and imposed export duty. Prices of domestic benchmark hot rolled coil steel at the traders end have slipped by about 8%, or about 5,500 per ton since May 18. So top steel makers have also quoted prices for June that are lower by
4,500 और 5,500 a टन, इसका सरासर बेनिफिट एमएसएमई को मिलेगा, जिससे उनका कारोबार में अच्छा चलने में इकोनॉमी भी उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। In textiles, sir, customs duty on key raw products like nylon chips, nylon yarn, and caprolactam have all been rationalized. Anti-dumping duty was revoked on key raw materials like viscose fiber, PTA, and other fibers and yarn, so that raw material for textile industry will also be available. Customs duty on raw cotton has also been fully exempted. Raw cotton का बहुत ही डिमांड, और आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसके बारे में बहुत चर्चा है, उसमें भी ऐसे करके मैं बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकती हूँ, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और सस्ते में रॉ मटेरियल हमारे लोग को मिलने के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाया। 38 lakh tons of metric tons of free food grains were provided for every month for 8 months to 75.8 crore beneficiaries, हम सबको मालूम है। This year too, वो सितंबर 22 तक हमने अनाउंस कर दिया। सिर्फ एक विषय माननीय अधीर जी ने पूछा मगर निकल गए, सीपीआई के बारे में बात करो, डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करो। सर 2012-13 में सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 10.505 था, 13-14 में 9.38 था परसेंटेज, 14-15 में 5.83, 15-16 में 4.91, ऐसे करके हमारे कार्यकाल में 6.16 2021 में पहुंचा, मगर वो भी 10% से तुलने में कुछ भी नहीं है। 10% था 2012-13 में, यह याद रखना चाहिए सर। और एक और लिस्ट ऑफ गुड्स के बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ। 2011-12, 12-13 में फूड आइटम्स का टोटल 12.34 था, वेरस अभी 1920 में 7.35। ऐसे करके हर लिस्ट में अभी जो रेट है सर, चाहे वो फूड ग्रुप हो, पान सुपारी टोबैको हो, फ्यूल एंड लाइट हो, हाउसिंग हो, क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो, सभी विषयों में सीपीआई इंडेक्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नंबर कम है, वो डबल डिजिट में, अभी हमें सिंगल डिजिट में है। ये सब याद दिलाने के लिए मैं बोल रही हूँ। और एक और विषय, क्योंकि विदेश से हमें बार बार कंपेयर कर रहे हैं हमारे सदस्यगण, मैं जब रघुराम राजन जी का बयान बोलते हुए बोले कि भारत देश का हालात श्रीलंका से बेटर है और बांग्लादेश से बेटर है, वो रघुराम राजन जी का बयान है। और बार बार बहुत सारे बार लोग बोलते हैं, अरे बांग्लादेश को देखो, वो इतना हमसे ज़्यादा अच्छा चल रहे हैं और हम ऐसे रुक गए। मैं सिर्फ एक आध सच्चाई इस हाउस के सामने रखना चाहती हूँ सर। बांग्लादेश का आज आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन का लोन डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है। बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले ये भी याद रखें कि बांग्लादेश आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन मांग रहे हैं। ठीक है सर। माननीय सदस्य, आपको ज्यादा समस्या है क्या? बार 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 आप भी रहिए, आप सर, श्रीलंका ने जब जवाब मिल रही है सर, और उस जवाब से ये पता चल रही है कि भारत देश का हालात बहुत बेहतर है, अरे बांग्लादेश के साथ आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले कितने नहीं है हमारे सामने, जो बोलते थे हमें कि बांग्लादेश को देखो,
पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के इनकम, जीडीपी के पर कैपिटा जीडीपी कितना है देखो बोलने वाले आज मेरे सामने दिख रहे हैं जी, उनके लिए मैं जवाब दे रही हूं। श्रीलंका 3.5 बिलियन आईएमएफ के सामने मांग रहे हैं सर। पाकिस्तान के बारे में आईएमएफ के उनके अपने ही प्रेस रिपोर्ट में से टोटली एक स्टेज पर एक अमाउंट कुल मिलाकर के 7 बिलियन मांग रही है पाकिस्तान आईएमएफ के सामने। भारत देश का हालात वो नहीं है, हमारे पास पूरे रिजर्व्स है, इसीलिए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स परफेक्ट है। जो मैं दोबारा कोट करना चाहती हूं, रघुराम राजन जी भी आरबीआई को क्रेडिट करते हुए बोले, सर और ये भी है, ये सिर्फ इधर नहीं है, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि माननीय सीधे बैठिए, माननीय सदस्य, आपको कह रहा हूं मैं कि आप सदन में कैसे बैठते हैं उसकी गरिमा बना के रखें। पैर पे पैर ऊपर रख के नहीं बैठा जाता कभी। मैं नाम से नहीं बोल रहा ताकि अच्छा नहीं लगे लोगों को, इसलिए इशारे में समझ जाए सब। सो बांग्लादेश से कंपेयर क्यों कर रही हो, श्रीलंका से कंपेयर क्यों कर रही हो? इसी विषय के ऊपर बहुत वरिष्ठ नेतागण ऑपोजिशन में, भारत भी श्रीलंका के जैसे उसी रास्ते पर चल रहे हैं, बोला नहीं है। और अब जब मैं जवाब दे रही हूं सर, अरे आप श्रीलंका से क्यों कंपेयर कर रही हो? सभी देश अच्छा रहना चाहिए सर, मैं किसी देश को बुराई नहीं मान रही, श्रीलंका हो बांग्लादेश हो सभी देश अच्छा रहना चाहिए, मगर हमें टोक टोक करके बोला गया कि हमारे देश भी श्रीलंका जैसे। शर्म है ऐसे बात करने वाले नेतागण को, शर्म। सर ये भी बोला गया, व्हाट हैपेंड? I'll answer all of that. नो, आपको मैंने अलाउ नहीं किया। आपके बेट की मंत्री जी, मैंने अलाउ तो नहीं किया उनको। सर आप ऐसे तो सभी प्रश्न, मुझे दुख हो रही है सर, मुझे दुख हो रही है कि 5 घंटे चल सकते हैं विवाद और डिस्कशंस, मगर जवाब थोड़ा लंबा चौड़ा हो गए 1 घंटा, वो भी वरिष्ठ। कम ऑन प्रेमचंद्र जी, मैं जवाब दे रही हूं हर एक पॉइंट के लिए सर, लंबा हो रही है, मैं क्या करूं? इतने सारे विषय उठाया, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है? ये भी बोला गया कि आप आज का हालात में और डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर करते हुए अभी भी लिक्विडिटी ज्यादा है इकोनॉमी में, आपने ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं बोलना चाह रही हूं सर, लॉकडाउन के समय और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के अनाउंसमेंट के समय मुझे बहुत सारे लोग सुझाव दिए कि प्रिंट करो करेंसी, प्रिंट करके सबको बांटो, जनता को न्याय करो, उनके हाथ में पैसा रखो। ये सब आया सर। हाँ? मुझे वो सब बोल करके सर, ये सब बोल करके अभी लिक्विडिटी देखा कि कितना हो गए, डिमोनेटाइजेशन से अभी तक लिक्विडिटी इतना हो गए, आपने प्रिंट करा इसीलिए। सॉरी, डेटा लीजिए, फैक्ट्स के अनुसार हाथ में रख के बात करिए। सर ये क्या है सर? सर 2018-19 में इंडिया में 22% था सर एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। ये मैं सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूं, जिससे समझ में आता है कितना प्रिंटेड है वगैरह। 22%, 1920 में 27%, 2020-21 में 29%,
और 21-22 में 26%। ये सेंट्रल बैंक, हमारा रिजर्व बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर। यूएस का, यूएस से कंपेयर करिए, बांग्लादेश श्रीलंका क्या चीज है, यूएस से कंपेयर करिए। बोलने वाले को प्लीज ये गौर से सुने। आप तो मुझे सुना दें, उनको मत सुनाओ। यूएस 2018-19 में उनके सेंट्रल बैंक में, उनके बैलेंस शीट में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उनके सेंट्रल बैंक का 2018-19 में 20%, 19-20 में 19%, 2021 में 35% और 21-22 में 38%, जबकि हमारा 26%। और यूरोजोन 2018-19 में 39%, 19-20 में 39%, 2021 में 42% और 21-22 में 67%। सर, सो प्रिंट करेंसी करने वाले का नंबर ये देखिए, यही बैलेंस शीट है उनका सेंट्रल बैंक का, हमारा नहीं है। हम टारगेटेड अच्छे प्लान करके जिनके हाथ में जाना है मदद उनके हाथ तक पहुंचाया, इसीलिए बहुत ही जिम्मेदार तरीके से चल रही है इकोनॉमी। सर अभी सर मनीष तिवारी जी ने बहुत सारे विषय उठाया। 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जीएसटी के बारे में उन्होंने बोला। किसी को अलाउ नहीं किया माननीय मंत्री जी। मनीष तिवारी जी शायद अभी नहीं है इधर, मगर वो जीएसटी के बारे में बात करते हुए बोले जीएसटी तो एकदम फेलियर है, मगर मैं उसका जवाब देना चाह रही हूं। सर, जीएसटी के ऊपर एक सर्वे एक कंपनी ने किया, डिलॉइट्स का, वो बोले कि 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स फील दैट जीएसटी हैज मेड डूइंग बिजनेस ईजियर by bringing down barriers across the country. और ये भी बोले GST regime has also positively affected the prices and cost of goods and services to end consumers and along with helping companies optimize their supply chains. So GST के बारे में studies के द्वारा जो information आ रही है वो आपके सामने रख रही। फिर MSME के बारे में भी बहुत ही उनका concern था, उसमें भी माननीय मंत्री जी जीएसटी एमएसएमई के ऊपर मैंने बोल दिया कि क्या क्या तरीके से उनको रॉ मटेरियल सस्ते करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं बोलना चाह रही हूँ, पैंडेमिक के समय इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम उनको दिया, दैट हैज सेव्ड, एंड ये एसबीआई का रिसर्च से आए हुए फैक्ट्स है। 13.5 lakh MSMEs worth 1.8 lakh crores have been saved from slipping to be NPAs. 13.5 lakh MSMEs को 1.8 lakh crore रुपया पहुंच करके उनको सर्वाइव करने का चांस दिया गया है। This is equivalent to 14% of the outstanding MSME credit being saved from becoming NPA. सर, सो आरबीआई डेटा भी एक है सर जो उनको उपयोगी होगा उनको जवाब देने के लिए। टोटल ये बात बार बार उठाया गया कि आपने पेट्रोल डीजल में बहुत कमा रहे हैं, सेस के द्वारा कमा रहे हैं, इतनी कमा दिया, वो चला गया कहाँ मालूम नहीं हो रही है, स्टेट्स को कम हो रही है। मैं आरबीआई का डेटा कोट करते हुए आप सबके सामने विषय रखना चाहती हूं। आरबीआई डेटा says total developmental expenditure incurred by Modi government between 2014 to 2022 is 90.9 lakh crore, far higher than is being alleged by some sections of the opposition. In contrast, 49.2 lakh crore was spent between 2004 and 14. 2004 and 14 के अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इतना था 49.2, whereas
2014 to 2022, 90.9 lakh crores have been spent on development expenditure. जरूर पैसा एक्साइज जो सेस और ड्यूटी कलेक्ट किया वो सब नीचे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जाता है। केंद्र सरकार के पास जमीन नहीं है, मगर जमीन केंद्र राज्य सरकार के पास है, उधर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो पैसा पूरे उधर ही जाता है आखिर। केंद्र सरकार ने कमाया, किसके जेब में गया? किसी का जेब में नहीं गया, हर राज्य में डेवलपमेंट में खर्च उठाया गया। सर, ये फूड एंड फ्यूल के ऊपर ये ठीक है, डेवलपमेंट रोड बना दिया, मगर गरीब को ध्यान रखा नहीं है। बिल्कुल रखा गया है, उसका भी मैं बोल रही हूं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय आवर गवर्नमेंट includes 24.85 lakh crore spent on food and fertilizer and fuel, and 26.3 lakh crores on capital creation. Over the 10 years of UPA, only 13.9 lakh crores was spent on subsidies. ये बार बार हमें बोलते हैं मनरेगा में ये कर दिया, कुछ और में ये कर दिया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। आपके 10 साल में 13.9 लाख ही खर्च किया आपने करोड़। हमने 24.85 लाख करोड़ ऑन फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर किया और 26.3 लाख ऑन कैपिटल क्रिएशन किया। सर, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग पैंडेमिक के समय चला गया, आपने ध्यान रखा नहीं है। नहीं, वो भी सच नहीं है। यूएनडीपी के रिपोर्ट आया है सर, जिसमें वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि while soaring food and energy prices can push up to 71 million people around the world into poverty, the UNDP report said that chances of those in India, particularly those who are earning $1.9 per day, slipping into poverty due to this upturn would be zero. भारत में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग का संख्या 0 होगा, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट है। और उसमें ये भी बोला है, a recent comparative assessment of price and income support measures, वो बोल रहे हैं कि assessment of price and income support measures show that targeted transfers not only help poorer households cope with price spikes, but also have significantly lowered the impact on carbon emissions.